Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 35 to 51 in worksheet number 3, in which you have to answer in 10 to 20 words. Today's first question, question number 35 is चुंबकीय प्रेरण B, चुंबकन क्षेत्र H तथा माध्यम की पारगम्यता म्यू के मध्य संबंध लिखिए. This question is already discussed. Okay, we have discussed this question in previous videos, so you can watch. ओके तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार होता है संबंध चुंबकीय प्रेरण B, चुंबकन क्षेत्र H तथा जो माध्यम की पारगम्यता म्यू के मध्य आपको संबंध लिखना है. तो सबसे पहले तो हमने ये पिछले वीडियो के अंदर किया है. क्या किया है? तो किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को क्या कहते हैं? चुंबकीय पारगम्यता अथवा इसको चुंबकशीलता भी कहते हैं. ओके और इसको व्यक्त कैसे करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं B/H के रूप में. जो माध्यम की पारगम्यता है म्यू वो किसके इक्वल होती है? B/H के इक्वल. तो यही पूछा गया यहाँ पे, तो यही आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकन तीव्रता की परिभाषा लिखिए. तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में जो उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ की चुंबकन तीव्रता या चुंबकन कहते हैं. और यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो है एम्पियर मीटर इनवर्स है. ओके अब करते कैसे हैं? देखिए मान लो मेरे पास में ये एक टुकड़ा है, कोई चुंबकीय पदार्थ है जिसके कोई चुंबकीय गुण नहीं है. जैसे ही मैंने इसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, ओके तो इसके जो प्रति एकांक आयतन में मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण आ जाएंगे ना जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे, उसी को हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता. ओके लिखते कैसे? इसका फॉर्मूला क्या है? चुंबकन तीव्रता जो I होती है वो m नेट मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ बटा V कि उस जो हमारे पास जो पदार्थ हमने रखा उसका कुल आयतन कितना है. तो प्रति एकांक आयतन में इससे बन जाएगी डेफिनेशन, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं या इसको नॉर्मली चुंबकन भी कह देते हैं. यह एक किस प्रकार की राशि है? यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर इनवर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण B, चुंबकन क्षेत्र H एवं चुंबकन तीव्रता I के मध्य संबंध लिखिए. तो ये जो है फॉर्मूला B = μ0H+I. विभिन्न राशियों के अंदर जैसे अब आगे आने वाले वीडियोस आएंगे ना, बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल के साथ कराऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है तो इतना आपको थोड़ा याद रखना है. ये है B = μ0H+I. अब इसी से एक दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा, वो हमने पहले बनाया हुआ है. कौन से वाला? ये वाला. यदि मैं इसको दोनों ओर H से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो पता है क्या होगा? तो ये देखो क्या बन जाएगा, B/H. अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया है, चुंबकीय पारगम्यता बन गई है माध्यम की, ठीक है, या इसको चुंबकशीलता भी बोलते हैं. म्यू बन गया इज इक्वल टू μ0 था, ये पढ़ा है जो. आगे जो H से H कैंसिल हो गया तो ये बन गया एक I/H. ये बनता है चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको चाई लिखते हैं, काई भी बोलते थे कभी कभार इसको, ठीक है. तो म्यू = μ0 1 + काई. और ये आप म्यू यदि इधर लेकर जाओगे तो वो बन जाएगा μr, आपेक्षिक पारगम्यता, ठीक है. तो इतना आपको ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं, तो वो आप वीडियो पूरा ध्यान से दोबारा देखें. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किसी BH वक्र के स्थलीय ह्रास ज्ञात करने का सूत्र लिखिए. स्थलीय ह्रास ज्ञात करने का सूत्र, ये भी क्वेश्चन जब आगे आने वाले बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि BH वक्र है. मान लो मेरे पास BH वक्र दिया है, ठीक है. तो जैसे जैसे इस प्रकार का आपका स्थलीय ह्रास जो वक्र आएगा, ओके, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बार बार पदार्थ का चुंबकन और विचुंबकन किस प्रकार होता है.
बस इतनी सी छोटी सी बात बताता है। जितना इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही उसका चुंबकन अथवा विचुंबकन करना कठिन होता है, मतलब उसकी निग्राहिता उच्च होती है यदि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्थलीय ह्रास ज्ञात करने का इस बार बार के जो ये प्रक्रम होता है, क्योंकि बार बार चुंबकन और विचुंबकन होगा तो इसमें जो ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा का ह्रास होता है, वो कितना होता है वो इसके ऊपर है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला क्या है, पहले ये ऊपर वाला पढ़ो। बी स्थलीय लूप का जो क्षेत्रफल है वो क्या बताता है, प्रति एकांक आयतन में प्रति चक्र में ऊर्जा हानि। ठीक है, कि एक चक्कर के अंदर कितनी ऊर्जा हानि होती है वो हमें ये लूप बताता है। तो इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना, पदार्थ का आयतन गुणा बीएच वक्र का क्षेत्रफल और गुणा है आवर्ती। आवर्ती क्या है, आवर्ती का मतलब होता है कि जैसे अभी ये मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ये ग्राफ बनाया था इस प्रकार का ना, कि ये एक प्रति एकांक समय के अंदर कितना ऐसा ये बार बार प्रक्रम होता रहता है, कि चुंबकन और विचुंबकन जो बार बार होता रहता है ये कितनी बार होता है एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो जितनी बार ज्यादा होगा उतना ही जो ऊर्जा लॉस है वो ज्यादा होगा। ओके, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रति सेकंड ऊर्जा हानि कितनी होती है, पदार्थ का आयतन गुणा बीएच वक्र का क्षेत्रफल गुणा आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। दिस क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं। ओके, तो क्यूरी ताप क्या होता है, वह तापमान होता है जिसके ऊपर कोई लो चुंबकीय जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न जो लो चुंबकीय पदार्थ है उनके लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे लोहे के लिए होता है 1043 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ, 1043 केल्विन के नीचे नीचे मतलब 1040 तक, 42 तक, ठीक है, तब तक तो वो लोहा है वो लो चुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा। उसके ऊपर जैसे 1050, 1060, उसके ऊपर कोई सा भी तापमान होगा उसके ऊपर वो बन जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। ओके, कोबाल्ट के लिए दूसरी वैल्यू है, कोबाल्ट के लिए वैल्यू है 1394 केल्विन। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की निग्राहिता उच्च क्यों होनी चाहिए, यहां पे अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरा पूछा है। ठीक है, तो निग्राहिता उच्च क्यों होनी चाहिए, निग्राहिता उच्च इसलिए होनी चाहिए कि यदि आपने मान लो आपके पास एक चुंबक है ये, ओके, और आपने क्या किया, मान लो इसको यदि गलती से ही कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, किसके अंदर रख दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि रख दिया, तो इसके जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्थायी चुंबक है। यदि चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगी तो फिर वो आपके काम का ही नहीं रहेगा। तो यही छोटा सा आंसर देना इसका, ताकि अवांछित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या यांत्रिक विक्षोभों के कारण उसके जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट न हो, कम न हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगाकर किसे कहते हैं, किसी भी समय एक कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों की निधि को क्या कहते हैं, तरंगाकर कहते हैं। एक ही कला के अंदर कंपन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर जो तालाब है उसके अंदर एक पत्थर फेंका, तो जो जहां पे पत्थर पड़ा वहां से चारों दिशाओं के अंदर इस प्रकार की जो लहरें हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं तरंगे, कह सकते हैं आप, तरंगे ही कहते हैं हम, तरंगे उठती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो माध्यम जो पानी है उसके जो कण है वो इसके पॉइंट्स ऊपर होंगे ना, ये जो पॉइंट है ये सारे है तो पदार्थ जल ही है, ये उसके जो कण हैं उस पॉइंट के ऊपर सारे समान कला के अंदर कंपन करते हैं, इसीलिए वो आपको संचरण, उसका जो तरंग का संचरण है वो संभव होता है। ओके, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, वो चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तरंगाकर को हम ऐसे आसन बिंदुओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आसन बिंदु जैसे अभी बताए ना, कि जैसे ये आसन बिंदु हो, इनके रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिन पर तरंग से संबंध किसी भौतिकीय राशि के कंपन की कला समान होती है। भौतिकीय राशि कौन सी, जैसे कोई पदार्थ है तो जैसे कोई गैस है, जल है, तो उसका कुछ दाब हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा, या किसी आपने जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये भौतिक राशि है। ओके, तो ये इतनी सी डेफिनेशन है। तो चाहो तो इन दोनों में से कोई सी भी आप कर सकते हो। एक उदाहरण देना है तो ऐसे कर सकते हो।
जैसे बिंदु कोई होगा स्रोत, तो उसके कारण जो तरंगाग्र आएगी वो हमारे पास किस प्रकार की आएगी? गोलाकार आएगी। ठीक है। और यदि जो प्रकाश का स्रोत आपका रेखीय है तो उसके कारण जो आएगी वो बेलनाकार आएगी, रेखा से बेलन बनेगा। और ये जो तीसरा है समतल तरंगाग्र, ये क्या होता है? देखिए, जैसे कोई प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु स्रोत हो चाहे रेखीय हो, यदि आपसे बहुत दूर है, मतलब अनंत दूरी पर है, तो जैसे सूर्य हमारे पास गोल है, गोलाकार, या जैसे तारे हैं वो भी बिंदु आकार के ही हैं, गोलाकार हैं। लेकिन क्योंकि हमसे वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इसलिए जो तरंगाग्र तो वो वैसे गोल ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे पास उस गोलाकार तरंगाग्र का क्या आता है? हमारे पास उस गोलाकार तरंगाग्र का एक बहुत ही छोटा सा भाग आता है। ठीक है, छोटा सा भाग आता है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं? ऑलमोस्ट वो समतल जैसा ही हो गया, तो इसलिए वो उसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। यदि प्रकाश का स्रोत आपका अनंत दूरी पर है तो उससे जो आने वाली तरंगाग्र होगी वो समतल होगी। इंग्लिश में तरंगाग्र को बोलते हैं वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलासमन स्रोत किसे कहते हैं? कलासमन स्रोत किसे कहते हैं? वो स्रोत, कोई भी जो दो स्रोत हैं, यदि उनकी आवर्ती समान है और उनके अंदर जो कलांतर है वो नियत है, कांस्टेंट है, तो हम उन दोनों स्रोतों को क्या बोलेंगे? कलासमन स्रोत कहेंगे। ओके, और कलासमन स्रोत एक किसकी कंडीशन है? अभी आगे आने वाले क्वेश्चन आएंगे। व्यतिकरण की जो है नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। व्यतिकरण तभी संभव होगा जब जो दो स्रोत है वो क्या हो? कलासमन। तो कलासमन स्रोत क्या होता है? जिनकी आवर्ती समान हो और जो कला अंतर है वो क्या हो? नियत हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण किसे कहते हैं? देखिए आगे अभी। ठीक है, तो किसे कहते हैं? प्रकाश की समान दिशा में संचरित दो या दो से अधिक तरंगे। ये कंडीशन ही है व्यतिकरण की, जो पहली दो लाइनें है ना, ये व्यतिकरण की कंडीशन है, डेफिनेशन के साथ ही लिखना। ये प्रकाश की समान दिशा में, मतलब जो दोनों तरंगे हैं वो किस में आनी चाहिए? दोनों तरंगे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, एक ही दिशा में आनी चाहिए। प्रकाश की समान दिशा में संचरित दो या दो से अधिक तरंगे, आगे देखो क्या लिखा है, जिनकी आवर्ती समान हो एवं कला अंतर नियत हो। आवर्ती समान हो, कला अंतर नियत हो, ऐसा स्रोत क्या होता है? कलासमन स्रोत। जस्ट ऊपर वाली डेफिनेशन की है। उनका अध्यारोपण से नॉन यूनिफॉर्म ऊर्जा वितरण की जो घटना को व्यतिकरण कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सतत नहीं होता। सतत क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, शॉर्ट में हमने इसका एक चित्र भी किया था इस प्रकार का। इसमें एक फ्रिंज चमकीली आएगी तो बीच में क्या आएगी? डार्क आएगी। जैसे ये है चमकीली फ्रिंज, ब्राइट, तो बीच में क्या आएगी? डार्क आएगी। मतलब जो ऊर्जा वितरण है वो सतत नहीं होता, एक जैसा नहीं होता कि सब चमकीली है या उनकी तीव्रता कम है। तीव्रता सभी की समान है। जो चमकीली है वो पूरी तरह से चमकीली है, जो डार्क है वो पूरी तरह से काली है। इसलिए इसको कहते हैं, जो यहाँ पे जो काली फ्रिंज आएगी इसलिए इसको कहते हैं, यहाँ पे प्रकाश से प्रकाश मिलने पर अंधेरा उत्पन्न हो जाता है। ये व्यतिकरण की घटना है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की समान दिशा में संचरित दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवर्ती समान हो और कला अंतर नियत हो के अध्यारोपण से नॉन यूनिफॉर्म ऊर्जा वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे मैंने बताया कि सतत नहीं होगा। सतत का मतलब ऐसे नहीं होगा लगातार। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये मान लो चमकीली फ्रिंज है, उसके बाद में जो बीच में आएगी वो डार्क फ्रिंज आएगी, फिर चमकीली आएगी, इधर दोनों तरफ ही होगा। तो इसलिए जो चमकीली फ्रिंज और बीच में डार्क फ्रिंज, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म जो ऊर्जा वितरण पैटर्न होता है इसका। नेक्स्ट है विवर्तन को परिभाषित कीजिए। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन जो है किसी भी तरंगों का हो सकता है, ध्वनि तरंगों का भी होता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर ये एक दूसरा क्वेश्चन है, किसी अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश किरण के मुड़ने व उसकी ज्यामितीय छाया में प्रसार को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्वनि तरंगों का विवर्तन भी हो जाता है, ठीक है, उसको ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहते हैं। जैसे अब देखो, यह एक प्रकाश स्रोत है, यहां से ये प्रकाश किरणें गई, बीच में ये अवरोधक लगा है,
वैसे तो इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना तो सीधा चाहिए था प्रकाश को, लेकिन क्या हुआ, जो अवरोधक के किनारों से क्या हुआ, एक सेकंड, अवरोधक के किनारों से क्या हुआ, ये प्रकाश है वो मुड़ गया इस घटना को, और जो इसका जो ज्यामितीय छाया के अंदर इस प्रकार विस्तार हो गया, मतलब जो इसकी छाया है ये, ठीक है। वैसे तो जाना सीधा चाहिए था, लेकिन किनारों से मुड़ गया, इस मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ओके, और ये तो था सिल्ट ऐसे रखी थी, यदि सिल्ट ऐसे हो, बीच में खाली जगह हो, तो ये ऊपर की ओर मुड़ रहा, देखो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये मुड़ नीचे रहा है, ठीक है। इस घटना को कहते हैं विवर्तन। किसी अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने व उसकी ज्यामितीय छाया में प्रसार को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी से लिखना, पहले देख लेना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना कि क्या पूछ रहा है, कहीं व्यतिकरण तो नहीं पूछ रहा, यहां पे पूछ रहा है विवर्तन की घटना, ठीक है। तो विवर्तन वाला आंसर देना है, यदि व्यतिकरण पूछे तो व्यतिकरण वाला देना है। विवर्तन के लिए क्या होता है, विवर्तन के लिए कंडीशन यही है, जो देखो उसके जो रास्ते की रुकावट है, जो प्रकाश तरंगों के रास्ते की जो रुकावट है, जो अवरोध है, वो किस कोटि का होना चाहिए, वो उनकी तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। यही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसके अंदर 2 आंसर है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन है वो ज्यादा होता है, इसलिए तो आपके पास जैसे दूसरे पास वाले कमरे के अंदर कोई शोर हो रहा है तो वो आपको सुनाई देता है, ठीक है, लेकिन आपको जो हो क्या रहा है वो आपको आंखों से उसका चित्र दिखाई नहीं देता। इसी कारण, क्योंकि जो प्रकाश तरंगे हैं वो उनका विवर्तन कम होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का विवर्तन ज्यादा होता है। इसलिए ध्वनि तरंगे तो दीवारों से, खिड़कियों से आपके कानों तक पहुंच जाती है, लेकिन प्रकाश जो तरंगे है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती। ओके, तो विवर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त क्या है, विवर्तन प्रतिरूप के लिए जो अवरोध का आकार है, जो रास्ते की रुकावट है, वो आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, उसकी जो वेवलेंथ की कोटि की होनी चाहिए, तभी विवर्तन होगा। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन ज्यादा होता है, प्रकाश का कम होता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेवलेंथ है, वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है, तो एक बार अगेन कर लेते हैं। विभेदन क्षमता क्या होती है? वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है, उपकरण का विभेदन कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूशन। तथा कोणीय विभेदन का जो व्युत्क्रम है वो कहलाता है विभेदन क्षमता। अब इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो ये आपके पास 2 बिंदु है। विभेदन का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसको जूम करेंगे, अभी इसको आप जूम करूंगा तो ये चले जाएंगे। ओके, हाँ, मान लो ये पॉइंट है, रिजोल्यूशन दिखाए, तो जूम करने से मतलब होता है कि ये जूम करने से जो 2 पॉइंट है वो कितने दूर दूर दिखा सकता है, क्योंकि हमारे पास तो वहां से जो पॉइंट है उनसे क्या पहुंचेगी, मान लो ये 2 पॉइंट है, इनसे हमारे पास क्या पहुंचेगी, हमारे पास तो प्रकाश तरंग ही पहुंचेगी ना। वो एक दूसरे से जो हमारा जो यंत्र है, उन जो प्रकाश तरंगों को अधिकतम कितना दूर दूर बता सकता है, उसको बोलते हैं विभेदन क्षमता। ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन याद करना। ये वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है, उस उपकरण का विभेदन कहलाता है। और कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता। ओके, ये फॉर्मूला भी साथ में आपको लिखना है। विभेदन क्षमता इज इक्वल टू होती है 1/, कोणीय विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण प्राप्त होने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? अब इस क्वेश्चन को तभी मैंने बोला था ध्यान से पढ़ लेना कि यहां पे व्यतिकरण पूछ रहा है या विवर्तन पूछ रहा है। विवर्तन की तो आवश्यक शर्त अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब इसकी बताते हैं। इसकी क्या है? इसकी ये है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत क्या होता है? एक वर्णी प्रकाश स्रोत वो होता है जो समान आवर्ती तथा समान तरंग दैर्ध्य अथवा समान कला अंतराल की जो तरंगे हैं उत्पन्न करे, उनको बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ओके,
नेक्स्ट है प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। प्रकाश के स्रोत है जो पास पास होने चाहिए ताकि उनकी जो तरंगों के मध्य अध्यारोपण हो सके, ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है दोनों प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए। आवर्ती समान हो और दूसरा क्या समान हो, दूसरा कला संबंध समान हो। तो उन स्रोत को क्या बोलते हैं, कला अंतराल नियत हो, कला संबंध स्रोत कहते हैं। ये पहले भी किया थोड़ी देर पहले। दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो हमने किए हैं वो व्यतिकरण की डेफिनेशन के अंदर किए हैं, तो वो अच्छे से याद करना, आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बढ़ा दिया जाए तो इसकी विभेदन क्षमता किस प्रकार बदलेगी। यह भी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर हो चुका है। अब मान लीजिए जो आपके पास जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है और जो अभिदर्शक का द्वारक, द्वारक मतलब होता है उसका जो व्यास, ठीक है, अपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में, वो है डी। तो इस स्थिति में पहले तो देखो कोणीय जो विभेदन है वो किसके बराबर होगा, कोणीय पार्थक्य। ओके, वो किसके बराबर होगा, उसका फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, ये तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी। इसका उल्टा कर देंगे वो आ जाएगी विभेदन क्षमता। ठीक है, तो विभेदन क्षमता क्या होती है, कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम। तो ये आया 1/θ = डी 1.22 लैम्डा, ये बटा में। तो देखो इससे मतलब 1.θ ये आया आपके पास में विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता डी के बराबर होगी। डी का मतलब क्या, व्यास। तो मतलब जितना उसका व्यास ज्यादा होगा, जितना द्वारक ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही आपके पास में जो विभेदन क्षमता है वो उच्च होगी। ओके, यही बता रहा था, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तरंगाग्र व किरण में भिन्नता बताइए। तरंगाग्र की डेफिनेशन ऊपर हमने की थी, क्या की थी, किसी भी समय एक कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों की निधि को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, और तो किरण क्या होती है, किरण क्या होती है, किरण एक काल्पनिक रेखा है जो क्या बताती है, तरंग संचरण की दिशा बताती है हमें। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा बताती है। और प्रकाश किरण सदैव तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है। जो प्रकाश किरण है वो सदैव उसके जो तरंगाग्र के पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये क्वेश्चन देखो ऊपर वाला जो अभी चित्र किया था, ये देखो इस समतल तरंगाग्र में देखो ये पृष्ठ है और जो ये तीर का निशान है ये उसकी संचरण की दिशा है। ये क्या है, उसके पृष्ठ के लंबवत है कि नहीं है। ओके, तो इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हो, इसमें ये है रेखीय प्रकाश स्रोत और जो ये है उसकी संचरण की दिशा। तो संचरण की दिशा उसके क्या होगी, लंबवत होगी। इसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं, ये तो क्योंकि बिंदु आकार है ना, तो उसमें लंबवत है, ये संचरण की दिशा के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये डेफिनेशन अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना आप इसको। तरंगाग्र की डेफिनेशन तो आपने कर ली थी, इसका भी करना। किरण एक काल्पनिक रेखा होती है जो तरंग संचरण की दिशा में खींची गई है और क्या बताती है, प्रकाश किरण जो सदैव है वो तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कालांतर व पथांतर में क्या संबंध होता है। कालांतर जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई लैम्डा गुणा x के बराबर। अब इसको करेंगे हल एक छोटी सी ट्रिक से। कैसे, ऐसे। इस क्वेश्चन के लिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए मान लो आपके पास एक ये तरंग है। ओके, ये है उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, डन। अब आप मान लो इस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा यहां पर है, उसको मैंने मान लिया P। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है मेरा वो है यहां पर, उसको मैंने M मान लिया। ओके, अब देखो क्या हुआ, अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। पहला कण है यहां पर और दूसरा कण है यहां पर, P और M। अब इसको कितना बोलते हैं, ये होता है पाई और ये भी पाई। पाई और पाई कितना हो गया, 2 पाई। तो मतलब कि अब इन दोनों में P में और M में कितना कलांतर है। कलांतर मतलब
पथ अंतर की बात करें तो ये मतलब इन दोनों के अंदर पथ दूरी कितनी है, वो तो लैम्डा हो गई। और कला अंतर की बात करें तो 2 पाई का है, क्योंकि कोण के रूप में लिखेंगे हम तो ना, वो फिर हो गया 2 पाई। तो ऐसा इसको लिखना है। अब क्या लिखोगे, यदि कला अंतर, एक सेकंड लिखना, यदि पथ अंतर लैम्डा हो तो कला संबंध फाई बराबर कितना, 2 पाई। ओके, यदि पथ अंतर 1 हो तो कला संबंध कितना हो गया, 2 पाई बटा लैम्डा। और नेक्स्ट, अब मान लो कि मेरा जो पॉइंट है वो यहां पर है, ये जो m है ना वो यहां पर हो। ओके, यहां पर हो मतलब कि यहां से ये कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। ये हो गया पथ अंतर। तो यदि x जो पथ अंतर है x हो तो कितना हो गया, 5 बराबर। तो 5 बराबर हो गया आपका, इससे गुणा कर देंगे, 2 पाई लैम्डा गुणा x। तो बस ऐसे याद करना आपको ये। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर डालना, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या कहती है, पहले हिंदी में याद रखो उसको। आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहती है ये, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस जो धातु का कार्यफलन है उसके बराबर होती है। अब इसी को आप फॉर्मूले में लिख दो। फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ, गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। बस यही है प्रकाश विद्युत समीकरण। ओके, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस जो एच न्यू नॉट है वो कार्यफलन हो गया, ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपके ये 51 क्वेश्चन हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो PDF फाइल है वो यहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।